A very good afternoon to all the participants. We are continuing with Transfer of Property Act. In this course for ITO exam preparation. I hope my voice is clear to everyone. Okay, thank you. My video is also on now. We will start with Chapter 4 of the Transfer of Property Act. Chapter 4 के अनुसार सेक्शन 58 है, उससे शुरू करते हैं। 58A कहता है कि a mortgage is the transfer of an interest in specific immovable property for the purpose of securing the payment of money advanced or to be advanced by way of loan. यदि कोई पैसा एडवांस होना है या एडवांस हो चुका है और उस पैसे को वापस सुरक्षित करने के लिए सिक्योरिंग द पेमेंट, वो पैसा वापस सुरक्षित आ जाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए इस प्रयोजन से यदि कोई इंटरेस्ट किसी भी खास इमूवेबल प्रॉपर्टी में ट्रांसफर किया जाता है, इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जाता है, पूरी प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफर की जाती, उस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जाता है, एक स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्पेसिफाइड इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, कोई जनरल रूप से नहीं कहा जाता कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को खास तौर पे स्पेसिफाई किया जाता है कि कौन सी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसका इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है। क्या करने के लिए? सुरक्षित करने के लिए कि जो पैसा एडवांस दिया गया है या एडवांस किया जाना है लोन के रूप में, वो वापस आ सके, या किसी एग्जिस्टिंग या फ्यूचर डेट को सिक्योर करने के लिए, या किसी एंगेजमेंट के परफॉर्मेंस के लिए, कोई भी ऐसा किसी के साथ जुड़ाव जिसकी कोई पैसे में लायबिलिटी हो सकती है, पिक्यूनियरी मतलब रुपए पैसों में, कोई भी ऐसा एंगेजमेंट का परफॉर्मेंस, यानी कोई भी जुड़ाव जिससे कि कोई पिक्यूनियरी दायित्व पैदा हो सकता है, कोई भी रुपए पैसों में लायबिलिटी पैदा हो सकती है, उसको सिक्योर करने के लिए। तो इसमें क्या क्या सिक्योर किया जा रहा है? कोई पैसा जो लोन के रूप में एडवांस किया गया है या करा जाना है, या कोई डेट है जो एग्जिस्टिंग डेट है या फ्यूचर डेट है, या कोई एंगेजमेंट ऐसा जिससे कि कोई पैसे की लायबिलिटी पैदा हो सकती है, उसको सिक्योर करने के लिए जब कोई इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जाता है किसी भी स्पेसिफाइड इमूवेबल प्रॉपर्टी में, उस इंटरेस्ट के ट्रांसफर को कहते हैं मोर्टगेज। आम शब्दों में आप उसको गिरवी रखना भी कहते हैं। द ट्रांसफर इज कॉल्ड अ मोर्टगेजर। जो अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर करता है उसको मोर्टगेजर कहा जाता है। जो इंटरेस्ट का ट्रांसफरी है उसको मोर्टगेजी कहते हैं। जो मुख्य राशि है, प्रिंसिपल मनी, और उसका जो ब्याज है जिसका पेमेंट्स सुरक्षित किया जा रहा है, उनको मोर्टगेज मनी कहा जाता है। एंड द इंस्ट्रूमेंट बाय विच द ट्रांसफर इज कॉल्ड द मोर्टगेज डीड। और जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस कागज से ये ट्रांसफर डीड इफेक्ट होती है, असर में आती है, उस कागज को कहा जाता है मोर्टगेज डीड।
तो यहाँ पे चार चीज़ें डिफाइन की जा रही है, मोर्टगेजी और मोर्टगेजर और मोर्टगेज मनी, जिस पैसे को सुरक्षित किया जा रहा, और मोर्टगेज डीड। बी में कहा गया सिंपल मोर्टगेज। मोर्टगेज कई तरह के होते हैं, तो 58B कहता है सिंपल मोर्टगेज जहां पर विदाउट डिलीवरिंग पोजेशन, वेयर विदाउट डिलीवरिंग द पोजेशन ऑफ द मोर्टगेज प्रॉपर्टी द मोर्टगेजर बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली टू पे द मोर्टगेज मनी। मोर्टगेजर जो है, जो ट्रांसफर कर रहा है अपने इंटरेस्ट को एक तरीके से, वो अपने आप को बांध रहा है और पर्सनली निजी रूप से बांध रहा है कि वो मोर्टगेज मनी देगा, लेकिन वो कोई भी प्रॉपर्टी का पोजेशन नहीं दे रहा, और वो एग्री करता है एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड, या तो एक्सप्रेस करते हुए एग्री करता है या इम्प्लाइड रूप से एग्री करता है कि इन द इवेंट ऑफ हिज फेलिंग टू पे, कि अगर वो पेमेंट नहीं कर पाता है अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्ट्रैक्ट, अपने कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, तो जो मोर्टगेजी है, ही शैल हैव अ राइट टू कॉज द मोर्टगेज प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड। उसके पास ये अधिकार होगा कि वो मोर्टगेज प्रॉपर्टी को बिकवा ले। राइट टू कॉज द प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड यानी उसको बिकवा ले, एंड द प्रोसीड्स ऑफ द सेल टू बी अप्लाइड, और उसको यह अधिकार होगा कि सेल के जो प्रोसीड्स को वो अप्लाई करवा दे, एज फार एज मे बी नेसेसरी, जहाँ तक ज़रूरत हो, इन द पेमेंट ऑफ द मोर्टगेज मनी, मोर्टगेज मनी के पेमेंट में उसके जो सेल प्रोसीड्स हैं उसको लगवा ले। उसके पास ये अधिकार आ जाएगा। कब ये अधिकार आ जाएगा? इन द इवेंट ऑफ हिज फेलिंग टू पे, उस घटना पे जब जो मोर्टगेजर है उसको पेमेंट नहीं करता है तो। द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड अ सिंपल मोर्टगेज। अगर ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसमें वो अपने आप को बांध रहा है पेमेंट करने के लिए बिना पोजीशन दिए हुए, और ये कह रहा है कि अगर मैं पेमेंट ना करूं तो मेरी जो मोर्टगेज प्रॉपर्टी है जिसको मैं मोर्टगेज कर रहा हूं उसको बेचा जा सकता है। मोर्टगेजी के पास राइट होगा कि उसको बिकवा ले और जो सेल के प्रोसीड्स हैं उस मोर्टगेज मनी के पेमेंट में लगवा ले। ऐसा ट्रांजैक्शन सिंपल मोर्टगेज कहलाता है, और मोर्टगेजी जो है सिंपल मोर्टगेजी कहलाता है। ये तो हो गया पहला सिंपल मोर्टगेज। अब आते हैं 58C, मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल, वेयर द मोर्टगेजर ऑस्टेंसिबली सेल्स द मोर्टगेज प्रॉपर्टी। मोर्टगेजर जो है केवल दिखावे के लिए मोर्टगेज प्रॉपर्टी को बेच रहा है, ऑस्टेंसिबली यानी दिखने में आ रहा है कि उसने बेच दी। ऑन कंडीशन, शर्त यह है कि ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द मोर्टगेज मनी ऑन अ सर्टेन डेट द सेल शैल बिकम एब्सोल्यूट। और उसमें वो लिख रहा है कि सेल एब्सोल्यूट नहीं है, और सेल तब एब्सोल्यूट होगी, सेल तब पूरी होगी जब मोर्टगेज मनी के पेमेंट का डिफॉल्ट होगा। उसके पहले अभी सेल पूरी नहीं है, यानी दिखावे के लिए सेल है और मोर्टगेज मनी के पेमेंट हो जाने पे वो सेल नहीं होने वाली है। और दूसरा कंडीशन ये है कि और ऑन कंडीशन दैट ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड, कि अगर ऐसा पेमेंट कर दिया जाता है तो सेल शैल बिकम वॉइड, वो सेल जो है वॉइड हो जाएगी। कि जब पेमेंट अगर हो जाएगा तो सेल वॉइड हो जाएगी, और अगर पेमेंट नहीं होता है तो सेल पूरी हो जाएगी, एब्सोल्यूट हो जाएगी। और कंडीशन ये है कि ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड द बायर शैल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द सेलर। और सेल जब वॉइड हो जाएगी तो बायर जो है, क्योंकि ऑस्टेंसिबल सेल तो है ही है, तो बायर, वो जो बायर है वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेगा सेलर को वापस। ये तीन कंडीशन जब होती हैं तो इसको कहते हैं कंडीशनल सेल, शर्त पे आधारित सेल है ये पूरी पूरी सेल नहीं है, इसमें तीन शर्तें हैं। एंड द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड अ मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल एंड मोर्टगेजी बाय कंडीशनल सेल। इसमें जो मोर्टगेजी है उसको मोर्टगेजी बाय कंडीशनल सेल कहा जाता है, और ट्रांजैक्शन को मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल कहा जाता है। Provided that no such transaction shall be deemed to be a mortgage unless the condition is embodied in the document,
which effects or purports to affect the sale. और बशर्ते ये कि जो ट्रांजैक्शन है वो तब ये मोर्टगेज माना जाएगा, यानी तब तक ये मोर्टगेज नहीं माना जाएगा जब तक कि ये जो कंडीशन है, ये जो भी कंडीशंस लिखी हैं इसमें, ये एक डॉक्यूमेंट में एम्बॉडी कर दी जाती हैं, यानी जब तक डॉक्यूमेंट की बॉडी में आ जाती हैं। कहने का मतलब कि डॉक्यूमेंट बनाना ज़रूरी है, ऐसा डॉक्यूमेंट जो इफेक्ट कर रहा है या परपर्ट्स टू इफेक्ट द सेल, या तो सेल को इफेक्ट में ला रहा है या फिर उसकी मंशा है और उसका क्रियान्वयन करने की कोशिश कर रहा है इस सेल को इफेक्ट में लाए। उसके बाद आता है डी पे, दैट इज यूसुफ्रक्चुअरी मोर्टगेज। यूसुफ्रक्चुअरी मोर्टगेज, where the mortgager delivers the possession. यूसुफ्रक्चुअरी मोर्टगेज में मोर्टगेजर पोजेशन दे देता है, और मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल में पोजेशन देने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि ऑस्टेंसिबल सेल है। यूसुफ्रक्चुअरी मोर्टगेज में मोर्टगेजर पोजेशन दे देता है। इसके पहले जो हमने पढ़ा सिंपल मोर्टगेज, उसमें कोई पोजेशन की बात नहीं है, नो पोजेशन, नो विदाउट डिलीवरिंग द पोजेशन। यूसुफ्रक्चुअरी मोर्टगेज में क्या होता है, वो पोजेशन दे देता है और एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन बाइंड्स हिमसेल्फ, इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली, इम्प्लाइडली एक्सप्रेसली ऑपोजिट मीनिंग के वर्ड है, अपने आप को बाइंड कर देता है कि वो पोजीशन दे देगा। या तो वो दे देता है या फिर बाइंड कर लेता है कि पोजीशन दे रहा है मोर्टगेज प्रॉपर्टी का टू द मोर्टगेजी एंड ऑथराइजेज हिम, और वो मोर्टगेजी को ऑथराइज करता है कि वो उस पोजीशन को रखे, टू रिटेन सच पोजीशन अंटिल पेमेंट ऑफ द मोर्टगेज मनी, और वो मोर्टगेज मनी के पेमेंट तक उसका पोजीशन रखे, एंड टू रिसीव द रेंट्स एंड प्रॉफिट्स अक्रूइंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी, और वो ये भी ऑथराइज करता है मोर्टगेजी को कि वो उस प्रॉपर्टी में से जो भी रेंट या प्रॉफिट आ रहा है, अक्रू कर रहा है, उसको भी रखे, प्राप्त करे, और एनी पार्ट ऑफ सच रेंट्स एंड प्रॉफिट्स, या उन रेंट एंड प्रॉफिट का कोई भी पार्ट रख ले, एंड टू अप्रोप्रिएट द सेम, और उनको अपना बना ले, इन लिeu ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज के इवज में, और इन पेमेंट ऑफ द मोर्टगेज मनी, या मोर्टगेज मनी के पेमेंट में उसको, उस राशि को अपना बना ले, अप्रोप्रिएट कर ले, उसको एडजस्ट कर ले उसके साथ, और पार्टली इन लिeu ऑफ इंटरेस्ट और पार्टली इन पेमेंट ऑफ मोर्टगेज मनी, और या फिर उस राशि को ऐसे एडजस्ट करे कुछ हद तक इंटरेस्ट के लिए, कुछ हद तक मोर्टगेज मनी के लिए। द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एन यूसुफ्रक्चुअरी मोर्टगेज, और ऐसा ट्रांजैक्शन यूसुफ्रक्चुअरी मोर्टगेज कहलाता है, और मोर्टगेजी जो है वो यूसुफ्रक्चुअरी मोर्टगेजी कहलाता है। इसमें क्या है कि पोजीशन दे दिया जा रहा है, कोई एग्रीमेंट नहीं बनाई जा रही, कोई डॉक्यूमेंट बनाना आवश्यक नहीं है, पोजीशन दे दिया गया, और ये कहा गया कि भाई जब आप पैसा मैं दे दूं आपको तो आप ये पोजीशन मुझे वापस कर देना, और जब तक पोजीशन आपके पास है तब तक आप उसमें से जो रेंट और प्रॉफिट आ रहा है उसको आप इंटरेस्ट में अप्रोप्रिएट कर लीजिए, या मोर्टगेज मनी के पेमेंट में अप्रोप्रिएट कर लीजिए। उसके बाद आता है 58E, इंग्लिश मोर्टगेज। इंग्लिश मोर्टगेज में जहां पर मोर्टगेजर अपने आप को बाइंड करता है टू रीपे द मोर्टगेज मनी ऑन ए सर्टेन डेट, वो कहता है इस तारीख को मैं पेमेंट कर दूंगा मोर्टगेज मनी का, एंड ट्रांसफर्स द मोर्टगेज प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली टू द मोर्टगेजी, और पूर्णतया प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है। पूर्णतया मतलब यहाँ पे एग्रीमेंट भी कर दिया, रजिस्ट्री भी कर दी, पोजेशन भी, सब कुछ कर दिया, प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली मोर्टगेजी को ट्रांसफर कर दी, बट सब्जेक्ट टू अ प्रोवाइजो। लेकिन ये जो ट्रांसफर था ये एक प्रोवाइजो के अधीन है, एक शर्त के अधीन है, दैट ही विल री ट्रांसफर इट टू द मोर्टगेजर, कि वो उस प्रॉपर्टी को वापस ट्रांसफर कर देगा मोर्टगेजर को, अपॉन द पेमेंट ऑफ द मोर्टगेज मनी एज अग्रीड, जैसे कि अग्री किया गया कि मोर्टगेज मनी का जब पेमेंट होगा तो उसको री ट्रांसफर करेगा
इस प्रोवाइजो के साथ वो प्रॉपर्टी उसको एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर दी जाती है, और ये ऐसा ट्रांजैक्शन इंग्लिश मॉर्गेज कहलाता है। उसके बाद अगला किस टाइप का मॉर्गेज है? 18F, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। टाइटल डीड यानी मालिकाना हक का जो एग्रीमेंट या जो कागज है। Where a person in any of the following towns, namely the Calcutta, Madras and Bombay, and any other town which the state government may notify. When a person delivers to a creditor, जब कोई व्यक्ति अपने क्रेडिटर को या क्रेडिटर के एजेंट को डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल डिलीवर कर देता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के, टाइटल डॉक्यूमेंट्स को डिलीवर कर देता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के, विथ इंटेंट टू क्रिएट अ सिक्योरिटी देयर ऑन। इंटेंट ये है कि उन कागज पे सिक्योरिटी क्रिएट हो जाए जो लोन उसने लिया होगा उसके संबंध में। ऐसा ट्रांजैक्शन मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड कहलाता है। यानी इधर उसने लोन लिया, लोन लेने के साथ उसने अपने प्रॉपर्टी के कागज मॉर्गेजी को दे दिए और कहा ये रखो। इंटेंशन क्या है? कि इंटेंशन इज टू क्रिएट द सिक्योरिटी, कि उसको लोन देने वाले को ये सिक्योरिटी रहेगी कि वो कागज अपने पास रखे रहेगा, जिससे कि जब तक पैसा उसको वापस ना मिले तो कागज देगा नहीं। नाउ एनोमलस मॉर्गेज। एनोमलस मॉर्गेज है मॉर्गेज विच इज नॉट अ सिंपल मॉर्गेज। एनोमलस वर्ड जैसे लिटरेचर में अगर आप देखते हैं तो जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका अर्थ क्लियर ना हो। A mortgage which is not a simple mortgage, a mortgage by conditional sale, usufructuary mortgage, an English mortgage or a mortgage by deposit of title deeds। ऐसा कोई भी दूसरा टाइप का mortgage जो कि ऊपर दिए गए mortgageों में से नहीं है, उसको anomalous mortgage कहेंगे। यानी ये जो रेसिडुअरी mortgage एक तरह से हो गया, कि जो कि ऊपर दिए गए mortgageों में से कुछ भी नहीं है, उसके अलावा कुछ है अगर, तो उसको हम anomalous mortgage कहेंगे। उसके बाद आते हैं सेक्शन 59, where the principal money secured is 100 rupees or upwards। जहां पर जो मुख्य राशि जिसको सिक्योर किया जा रहा है मॉर्गेज के द्वारा, वो राशि 100 रुपए या उससे ज्यादा है, तो अ मॉर्गेज कैन बी इफेक्टेड ओनली बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। तो मॉर्गेज को केवल रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही इफेक्ट में लाया जा सकता है, साइंड बाय द मॉर्गेजर एंड अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 विटनेसेस। और ये जो मॉर्गेज डीड होगी, सिवाय जो डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड वाली मॉर्गेज है, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड वाली मॉर्गेज में कोई रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे बाकी जितने भी और मॉर्गेज हैं उसमें एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट बनाया जाएगा जिसको कि मॉर्गेजर साइन करेगा, और मॉर्गेजी के साइन करने की बात नहीं कही गई है, और इसको 2 विटनेसेस के द्वारा अटेस्ट किया जाएगा। Where the principal money secured is less than 100 rupees, जहां जो मुख्य राशि सिक्योर की जा रही है, सुरक्षित की जा रही है, वो 100 रुपए से कम है, तो a mortgage may be affected either by a registered instrument। mortgage को या तो किसी रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से इफेक्ट किया जा सकता है, इफेक्ट में लाया जा सकता है, जो कि साइंड एंड अटेस्टेड है एज अफोरसेड, यानी जैसे ऊपर कहा जा रहा है, 2 विटनेस और मॉर्गेजर के द्वारा, और एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सिंपल मॉर्गेज बाय डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी, या वो प्रॉपर्टी की डिलीवरी से इफेक्ट में लाया जा सकता है। हालांकि सिंपल मॉर्गेज में कोई डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होती है। अब आते हैं 59A पे। रेफरेंसेस टू मॉर्गेजर्स एंड मॉर्गेजीज टू इंक्लूड पर्संस डिराइविंग टाइटल फ्रॉम देम अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। इस चैप्टर में जो रेफरेंस आ रहा है मॉर्गेजर्स का या मॉर्गेजीज का, उसमें वो लोग भी मान लिए जाएंगे जो उनसे टाइटल डिराइव कर रहे हैं, पर्संस डिराइविंग टाइटल फ्रॉम देम।
वो भी इसमें मोर्टगेजर और मोर्टगेजी के डेफिनेशन में आएंगे, यानी कि उनसे उनके द्वारा जो ऑथराइज्ड हैं वो लोग भी मोर्टगेजर या मोर्टगेजी कहलाएंगे। 59A के बाद देखते हैं कि अगला सेक्शन कौन सा है, वो है 69। तो लेट अस गो टू 69 और हम चलते हैं 69 की ओर। अब 69 सेक्शन है। 69(1) कहता है अ मोर्टगेजी और एनी पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन हैव पावर टू सेल। मोर्टगेजी के पास ये पावर होगा कि वो सेल कर दे और कंकर इन सेलिंग द मोर्टगेज प्रॉपर्टी, या एग्री करे सेल करने में। कंकर करना मतलब एग्री करना मोर्टगेज प्रॉपर्टी को, और एनी पार्ट देयर ऑफ इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट, पेमेंट के डिफॉल्ट के केस में, ऑफ द मोर्टगेज मनी विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। इसमें कोर्ट के बिना इंटरवेंशन के कब वो पावर आता है मोर्टगेजी के पास कि वो प्रॉपर्टी को बेच सकता है, कि उसके पास ये पावर सेल का होता है, या कोई और अगर बेच रहा है उसके साथ हाँ में हाँ मिलाता है और बिकवा सकता है, या तो वो बेच सकता है या बिकवा सकता है प्रॉपर्टी को। ये पावर कब आता है? इन द फॉलोइंग केसेस। तो स्पेसिफिक केसेस हैं जहाँ पे मोर्टगेजी सेल कर सकता है प्रॉपर्टी को अगर पेमेंट का डिफॉल्ट होता है, और इन नो अदर्स, यानी कोई दूसरे केस में वो ऐसा नहीं कर सकता कोर्ट के इंटरवेंशन के बिना, कोर्ट के हस्तक्षेप के बिना। पहला केस है वेयर द मोर्टगेज इज एन इंग्लिश मोर्टगेज, जहां पर मोर्टगेज इंग्लिश मोर्टगेज है और नाइदर द मोर्टगेजर नॉर द मोर्टगेजी इज ए हिंदू, मोहम्मद और बुद्धिस्ट, और मोर्टगेजर मोर्टगेजी में कोई भी हिंदू, मोहम्मदन या बुद्धिस्ट नहीं है, इंडिकेटिंग कि वो ईसाई हो सकता है, और a member of any other race, sect, tribe or class from time to time specified by the state government। स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है कि वो इन रेस या सेक्ट का नहीं होना चाहिए, ट्राइब या क्लास का नहीं होना चाहिए ऑफिशियल गैजेट में। तो जहां पर इंग्लिश मोर्टगेज है और मोर्टगेजर मोर्टगेजी अगर हिंदू, मोहम्मद, बुद्धिस्ट नहीं है, तभी उसको ये पावर ऑफ सेल होगा। यानी इंग्लिश मोर्टगेज के केस में केवल ईसाइयों को तरीके से पावर ऑफ सेल होगा। और बी में लिखा है कि वेयर अ पावर ऑफ सेल विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट एक्सप्रेसली कन्फर्ड ऑन द मोर्टगेजी बाय द मोर्टगेज डीड, या सेल का पावर मोर्टगेज डीड के द्वारा कन्फर कर दिया गया है, प्रदान कर दिया गया है, और मोर्टगेजी जो है गवर्नमेंट है। जहां पे मोर्टगेजी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को कोई चीज गिरवी रखी गई है और पावर ऑफ सेल को एक्सप्रेसली कन्फर किया गया है, यानी लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में कि पावर ऑफ सेल मोर्टगेजी के पास है, तो वहां पर भी उस पावर ऑफ सेल को वो बिना कोर्ट के हस्तक्षेप के एक्सरसाइज कर सकता है, जहां ये लिखा होना चाहिए साफ तौर पे कि पावर ऑफ सेल विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट है सरकार के लिए। और तीसरा, वेयर द पावर ऑफ सेल विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट इज एक्सप्रेसली कन्फर्ड ऑन द मोर्टगेजी बाय द मोर्टगेज डीड एंड द मोर्टगेज प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयरऑफ वाज on the date of execution of the mortgage deed situated within the towns of AAA or in any other town specified by the state government। और क्या है कि जहां गवर्नमेंट नहीं भी है मोर्टगेजी, वहां पर भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर स्टेट गवर्नमेंट अलाउ करती है अपने नोटिफिकेशन के द्वारा। हर स्टेट गवर्नमेंट को अपना राइट है कि वो अलाउ कर सकती है कि कोर्ट के हस्तक्षेप के बिना मोर्टगेजी को सेल अलाउ कर दे, और जहां जहां वो नोटिफिकेशन है वहां वहां के लोग, वहां के मोर्टगेजी इस पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, अदरवाइज वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। तो बहुत लिमिटेड सिचुएशन में ये पावर एक्सरसाइज होती है। और उसके बाद 69(2) क्या कहता है? 69(2) कहता है कि नो सच पावर शैल बी एक्सरसाइज्ड अनलेस एंड अनटिल, और इस पावर को के एक्सरसाइज पे फर्दर रिस्ट्रिक्शन है, अनलेस एंड अनटिल, जब तक ऐसा ना हो, जबकि ऐसा ना हो कि नोटिस इन राइटिंग
यानी जब आपको ये पावर एक्सरसाइज करनी है मोर्टगेजी को, तो एक नोटिस देगा राइटिंग में, जिसमें वो मांगेगा पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल मनी, रिक्वायरिंग द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल मनी एज हैज बीन सर्व्ड ऑन द मोर्टगेजर, जो कि मोर्टगेजर पे सर्व होगा, और वन ऑफ द सेवरल मोर्टगेजर्स, या कई अगर मोर्टगेजर हैं तो उनमें से एक पे सर्व होगा। तो जब तक ये नोटिस सर्व नहीं किया जाता है मोर्टगेजर पे, या कई मोर्टगेजर हैं तो उनमें से एक पे नहीं सर्व किया जाता, एंड डिफॉल्ट हैज बीन मेड इन पेमेंट, और पेमेंट में अगर डिफॉल्ट हो गया है या उसके पार्ट पेमेंट में डिफॉल्ट हो गया है, फॉर 3 months आफ्टर सच सर्विस, 3 महीने का टाइम देना पड़ेगा उस सर्विस नोटिस को सर्विस करने के बाद। 3 महीने तक वो उसको नहीं बेच सकता है। आफ्टर सच सर्विस, नोटिस की सर्विस के बाद, जब तक कि वो 3 महीने नहीं निकल जाते हैं तब तक वो उसको नहीं बेच सकता है। और अगर डिफ़ॉल्ट चलता रहता है और साथ में मोर्टगेजर पे सर्व हो चुका है नोटिस, और दूसरी कंडीशन ये है कि सम इंटरेस्ट अंडर द मोर्टगेज अमाउंटिंग टू एटलीस्ट 500 रुपीज इज इन एरियर, और कम से कम थोड़ा सा इंटरेस्ट भी, जो कि कम से कम 500 रुपये का है, वो एरियर में हो, और 3 महीने से वो अनपेड रहा हो, ड्यू होने के बाद इंटरेस्ट भी अनपेड होना चाहिए कम से कम 500 रुपये तक का, तब जाके उसको ये पावर मिलेगा मोर्टगेजी को कि वो सेल कर सके बिना कोर्ट के हस्तक्षेप के, या बिना कोर्ट का हस्तक्षेप करवाए। Then 69(3) says when a sale has been made in professed exercise of such a power, जब कोई सेल ये कह के की जा रही है कि हम ऐसा पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं जो कि 69 सेक्शन में हमको दिया हुआ है, then the title of the purchaser shall not be impeachable, जो भी उसको परचेज करेगा उस प्रॉपर्टी को, उसका टाइटल इम्पीचेबल नहीं होगा, यानी उसके टाइटल पे कोई आक्षेप नहीं लगाया जा सकता, ऑन द ग्राउंड दैट नो केस हैड अराइजन टू ऑथराइज द सेल, इस आधार पे कि सेल को ऑथराइज करने के लिए कोई केस ही नहीं था, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्शन लगा के इम्पीच नहीं किया जा सकता है टाइटल को परचेजर के, उसको अपने महत्वपूर्ण स्थान से हटाया नहीं जा सकता टाइटल को, ये कह के कि कोई केस नहीं अराइज हुआ था सेल को ऑथराइज करने का, और दैट ड्यू नोटिस वाज नॉट गिवन, या ये कह के भी उस पावर को, उस टाइटल के जो परचेज का टाइटल है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये कह के भी कि ड्यू नोटिस नहीं दिया गया था, जो नोटिस ड्यू था वो नहीं दिया गया था। अगर नोटिस नहीं भी दिया गया, एक बार बेच दिया तो उसकी हो गई हो प्रॉपर्टी, और वो आगे बेच सकता है, उसके टाइटल को इम्पीच नहीं कर सकते। और दैट द पावर वाज अदरवाइज इम्प्रॉपरली और इरेगुलरली एक्सरसाइज्ड, या ये कह के भी उसके टाइटल पे कोई इम्पीच नहीं किया जा सकता कि उसकी जो सेल की पावर थी मोर्टगेजी की वो इम्प्रॉपरली या इरेगुलरली एक्सरसाइज की गई थी, अनियमित रूप से की गई थी, अनुपयुक्त रूप से की गई थी। बट एनी पर्सन डैमनिफाइड बाय an unauthorized or improper or irregular exercise of power shall have his remedy in damages against the person exercising the power. लेकिन कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जिसका नुकसान हुआ है, डैमनिफाइड हुआ है, वो उसका नुकसान हुआ है क्योंकि एक अनऑथराइज्ड या इम्प्रॉपर या इरेगुलर पावर की एक्सरसाइज करके उसकी प्रॉपर्टी को बेच दिया गया, तो उसकी जो रेमेडी है, उसकी रेमेडी जो है वो डैमेजेस क्लेम करके मिलेगी उसको, उसका जो भरपाई है या इलाज है, रेमेडी मतलब इलाज, वो उसको डैमेजेस क्लेम करके मिलेगा उस पर्सन से जो कि उस पावर को एक्सरसाइज कर रहा था या जिसने इम्प्रॉपरली या रेगुलरली उस पावर को एक्सरसाइज किया था। लेकिन जो परचेजर का टाइटल है उसको इम्पीच इन ग्राउंड्स पे नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बार एक कह के कहा जाता है कि हम ऐसी पावर को एक्सरसाइज करके इसको बेच रहे हैं, तो परचेजर की पावर को प्रोटेक्शन यहाँ दिया गया है, परचेजर के टाइटल को प्रोटेक्शन यहाँ दिया गया है। और यदि मोर्टगेजर जो है वो कुछ उसको लगता है कि गलत ढंग से पावर का एक्सरसाइज किया गया, तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। द मनी विच इज रिसीव्ड बाय द मोर्टगेजी, अब आ रहे हैं 69(4) पे।
द मनी विच इज रिसीव्ड बाय द मोर्टगेजी अराइजिंग फ्रॉम द सेल। अब जब ये सेल होगी तो मोर्टगेजी को पैसा मिलेगा। आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ प्रायर इनकम्बरेंसेस, और पहले के जो उस पे उस प्रॉपर्टी पे जो भी भार थे उसको डिस्चार्ज करके, इफ एनी, अगर कोई भी थे, टू विच द सेल इज नॉट मेड सब्जेक्ट, जिन इनकम्बरेंसेस पे सेल सब्जेक्ट नहीं बनाई गई थी, सेल वॉज नॉट सब्जेक्ट टू दोज इनकम्बरेंसेस, यानी कि इनकम्बरेंसेस के साथ वो सेल नहीं बेची गई है, अगर सेल नहीं की गई है, ऐसे इनकम्बरेंसेस को का भुगतान करना पड़ेगा मोर्टगेजी को। सबसे पहले आफ्टर द डिस्चार्ज ऑफ द प्रायर इनकम्बरेंसेस, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मोर्टगेजी को, जब पैसा मिलेगा बेच के, कि उसको जो पहले के इनकम्बरेंसेस थी जिसके अधीन वो सेल नहीं किया गया था उनको डिस्चार्ज करना होगा। और आफ्टर पेमेंट इनटू कोर्ट अंडर सेक्शन 57 ऑफ अ सम टू मीट एनी प्रायर इनकम्बरेंस, या वो कोर्ट में प्रायर इनकम्बरेंस को मीट करने के लिए कोई राशि भी जमा कर सकता है जिसका प्रावधान सेक्शन 57 में है। उसके बाद इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी बी हेल्ड बाय हिम इन ट्रस्ट टू बी अप्लाइड बाय हिम फर्स्ट इन पेमेंट ऑफ ऑल कॉस्ट, और उसके बाद जो पैसा बचेगा वो एक ट्रस्ट के रूप में अपने पास वो रखेगा कि जिससे कि वो उसको अप्लाई कर सके। सबसे पहले तो उन कॉस्ट, उन चार्जेस और एक्सपेंसेस के पेमेंट के लिए जो कि प्रॉपर एक्सपेंसेस या प्रॉपर चार्जेस या प्रॉपर कॉस्ट इनकर किए गए थे सेल कराने के इंसिडेंट में, सेल कराने की घटना में, सेल कराने की तरफ जाते हुए जो भी कॉस्ट, चार्जेस और एक्सपेंसेस उसने प्रॉपर तरीके से जो इनकर किए, सबसे पहले वो उनका भुगतान करेगा। एंड सेकेंडली, और उसके बाद दूसरे बार में वो उस मोर्टगेज मनी को डिस्चार्ज करेगा, और मोर्टगेज मनी एंड कॉस्ट एंड अदर मनी इफ एनी ड्यू अंडर द मोर्टगेज, और मोर्टगेज के अंतर्गत जो भी और पैसा या इंटरेस्ट वगैरह जो भी ड्यू है और उनका भुगतान करेगा। एंड द रेसिड्यू, और उसके बाद जो पैसा और बचेगा, एंड द रेसिड्यू ऑफ द मनी सो रिसीव्ड, और इस प्रकार से जो पैसा प्राप्त हुआ था उसमें से जो पैसा बचा हुआ है, शैल बी पेड टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू द मोर्टगेज प्रॉपर्टी, उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा जिसका टाइटल उस मोर्टगेज प्रॉपर्टी पे था उसके बिकने से पहले, और ऑथराइज टू गिव रिसीट्स फॉर द प्रोसीड्स ऑफ द सेल देयर ऑफ, या जो व्यक्ति सेल के प्रोसीड्स की रिसीट्स दे रहा था, देने के लिए ऑथराइज था, उसको दे दिया जाएगा। यानी कि मोर्टगेज प्रॉपर्टी, वो जो पर्सन है, हो सकता है कि जिसकी प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो आपसे कांटेक्ट में ना हो, तो जिसको उसने ऑथराइज कर रखा है तो उसको भी वो पेमेंट, जो बचा हुआ पैसा है, वो दिया जा सकता है। एंड नथिंग इन दिस सेक्शन और इन सेक्शन 69A अप्लाइज टू पावर्स कन्फर्ड बिफोर द 1st day ऑफ जुलाई 1882, और ये 1st day ऑफ जुलाई 82 से ये एक्ट आया था, तो इसलिए उस तारीख के बाद के ही ये पावर्स होंगे। तो एक तरह से जो पैसा उसने खुद बेच, जो मोर्टगेजी है, जब पेमेंट उसको नहीं मिला, उसके बाद जहाँ पे अधिकार है कि वो बेच सकता है प्रॉपर्टी को, उसने क्या किया, उसने प्रॉपर्टी को बेचा, और सबसे पहले जो पैसा मिला उससे प्रायर इनकम्बरेंसेस का उसने डिस्चार्ज किए, या प्रायर इनकम्बरेंसेस को डिस्चार्ज करने के लिए सेक्शन 57 में कोर्ट में जमा कर दी राशि, और उसके बाद वो उसके पास ट्रस्ट में वो राशि बची हुई रखी थी, और उस राशि में से पहले उसने अपना जो बिक्री की प्रॉपर्टी, जो बिक्री की गई, उसके कॉस्ट, चार्ज और एक्सपेंसेस का भुगतान किया, और उसके बाद जो बचा पैसा उसमें से मोर्टगेज मनी और मोर्टगेज कॉस्ट और दूसरे जो मनी है, इंटरेस्ट वगैरह, उसका भुगतान किया। उसके बाद जो बच गया वो उस पर्सन को दे दिया, या उसके ऑथराइज पर्सन को दे दिया जो कि मोर्टगेज प्रॉपर्टी को एंटाइटल था, या उसने किसी को ऑथराइज कर रखा था कि सेल्स के प्रोसीड्स लेने के लिए, तो उसको दे दिया। तो इस तरह से ये हो गया 69, सेक्शन 69। उसके बाद है सेक्शन 73। अब आते हैं सेक्शन 73 पे।
This is section 73, where the mortgage property or any part thereof or any interest therein is sold, जहां पर भी mortgage property को बेच दिया जाता है या उसमें कोई भी इंटरेस्ट को बेच दिया जाता है, owing to failure to pay arrears of revenue or other charges of a public nature, और इसलिए बेच दिया जाता है mortgage property को क्योंकि उस पर जो सरकार का जो रेवेन्यू पेमेंट होना था वो पेमेंट नहीं हुआ है। एरियर्स ऑफ रेवेन्यू को प्राप्त करने के लिए, यानी टैक्स वगैरह को प्राप्त करने के लिए, या दूसरे पब्लिक नेचर के जो भी चार्जेस हैं उनको प्राप्त करने के लिए, या जो भी रेंट ड्यू था उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में उसको प्राप्त करने के लिए अगर उस प्रॉपर्टी को बेच दिया जाता है, एंड सच फेलियर डिड नॉट अराइज फ्रॉम एनी डिफॉल्ट ऑफ द मोर्गेजी, और ऐसा फेलियर इसलिए हुआ कि रेवेन्यू का पेमेंट नहीं हो पाया या रेंट का पेमेंट नहीं हो पाया या दूसरे पब्लिक नेचर के जो चार्जेस थे उनका पेमेंट इसलिए नहीं हो पाया, प्रॉपर्टी से संबंधित जो चार्जेस थे उनका पेमेंट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसमें मोर्गेजी का कोई गलती नहीं थी। एंड सच फेलियर डिड नॉट अराइज फ्रॉम एनी डिफॉल्ट ऑफ द मोर्गेजी। तो अगर मोर्गेजी की कोई डिफॉल्ट नहीं था जिसकी वजह से ये पेमेंट नहीं हुए, द मोर्गेजी शैल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम द पेमेंट ऑफ द मोर्गेज मनी in whole or in part out of any surplus of the sale proceeds remaining after the payment of the arrears। तो मोर्गेजी को यह हक होगा कि वो अपना मोर्गेज मनी का पेमेंट को क्लेम कर सकता है, या तो पूर्णतः या पार्ट में उस सरप्लस में से क्लेम कर सकता है सेल प्रोसीड्स के, जो सेल करके प्रॉपर्टी को जो पैसा मिला था उस सेल प्रोसीड्स में से जो पैसा बच गया, सरप्लस मतलब जो बच गया, जो एक्स्ट्रा था, आफ्टर द पेमेंट ऑफ एरियर्स एंड ऑफ ऑल द चार्जेस एंड डिडक्शंस डायरेक्टेड बाय लॉ, जो भी लॉ डायरेक्शन दे रही है कि ये पेमेंट करना है, उनके पेमेंट के बाद अगर कोई पैसा बचता है उस बचे हुए पैसे पे एक क्लेम कर सकता है जो मोर्गेजी है, अगर उसके गलती की वजह से वो पेमेंट का डिले या ना होना घटित नहीं हुआ था। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस से पहले नहीं ले सकता वो मोर्गेज मनी, पहले एरियर्स पे होंगे टैक्सेस के और उसके बाद ही वो अपना क्लेम लगा सकता है। Now where the mortgage property or any part thereof or any interest therein is acquired under the Land Acquisition Act, अगर प्रॉपर्टी को जो कि मोर्गेज थी और उसको लैंड एक्विजिशन एक्ट में एक्वायर कर लिया गया सरकार के द्वारा, और एनी अदर एनैक्टमेंट या किसी और अधिनियम के द्वारा, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो कि फोर्स में था, क्योंकि कंपल्सरी एक्विजिशन का प्रोविजन कर रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। ऐसा कोई भी इनैक्टमेंट के तहत अगर या लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया गया सरकार के द्वारा, द मोर्गेजी शैल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम पेमेंट ऑफ द मोर्गेज मनी। तो मोर्गेजी को ये हक होगा कि वो मोर्गेज मनी के पेमेंट को क्लेम करे आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द मोर्गेजर, उस अमाउंट में से जो कि मोर्गेजर को कंपनसेशन के रूप में मिलने वाली है। तो वो कहेगा कि आप कॉम्पेंसेशन आप उसको दे रहे हैं, लेकिन उसके पहले उस कॉम्पेंसेशन में से मेरा मोर्गेज मनी दे दीजिए। He shall be entitled to claim the payment of the mortgage money from the compensation, या out of the amount due to the mortgager as compensation. Now such claims shall prevail against all other claims except those of the prior encumbrances, and may be enforced notwithstanding that the principal money on the mortgage has not become due। ये जो वो क्लेम कर रहा है यहाँ पर जो सबसे ऊपर 73(1) में जो क्लेम अलाउ हो रहा है उसको एरियर के पेमेंट के बाद प्रॉपर्टी के बिकने के प्रोसीड्स में से, और या फिर जो भी कॉम्पेंसेशन के रूप में एक्विजिशन जब हो गया प्रॉपर्टी का, उसमें से वो जो क्लेम कर रहा है, ये क्लेम जो हैं ये बाकी क्लेम्स के ऊपर प्रिवेल करेंगे
सिवाय प्रायर इनकम्बरेंसेस के, यानी प्रायर इनकम्बरेंसेस का नंबर 1 है। उस प्रॉपर्टी पे जो भी प्रायर इनकम्बरेंसेस हैं, क्रेडिटर वगैरह हैं, उनको पहले मिलेगा, उसके बाद ये जो मोर्टगेजी है उसको मिलेगा, और ये जो क्लेम है ये एनफोर्स किए जा सकते हैं भले ही प्रिंसिपल मनी जो था वो अभी ड्यू भी ना हुआ हो उसका पेमेंट। तो दिस वाज सेक्शन 73। उसके बाद आता है सेक्शन 100, 102, 103। तो विल गो टू सेक्शन 100। ये सेक्शन 100, चार्जेस, चार्ज यानी भार। Where immovable property of one person is by act of parties or operation of law made the security for the payment of money to another। किसी एक पर्सन की इमूवेबल प्रॉपर्टी को पार्टीज के एक्शन के द्वारा या लॉ के ऑपरेशन की वजह से, अगर प्रावधानित कर दिया गया कहीं पे उसकी वजह से, या तो लॉ के ऑपरेशन की वजह से या पार्टीज के एक्ट के द्वारा अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी बना दिया जाता है दूसरे को पेमेंट करने के लिए, फॉर द पेमेंट ऑफ मनी टू अनदर, एक पर्सन को दूसरे पर्सन को पैसा पे करना है। पार्टीज का एक्ट ऐसा है कि वो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी बना दिए हैं, या लॉ के ऑपरेशन के द्वारा वो सिक्योरिटी बन गई है कि आपने उसको उससे लोन लिया तो ये लॉ के ऑपरेशन, लॉ को ऐसी बना दिया जिसमें कि वो सिक्योरिटी बन जाता है उसका इमूवेबल प्रॉपर्टी। एंड द ट्रांजैक्शन डज नॉट अमाउंट टू अ मोर्टगेज, और ये ट्रांजैक्शन मोर्टगेज नहीं है। द लेटर पर्सन, लेटर पर्सन मतलब बाद वाला पर्सन जो अदर है, इज सेट टू हैव अ चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी। उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसके पास अब चार्ज आ गया है प्रॉपर्टी के ऊपर। एंड ऑल द प्रोविजंस देयरिन बिफोर कंटेन्ड व्हिच अप्लाई टू अ सिंपल मोर्टगेज, और जितने भी प्रोविजन सिंपल मोर्टगेज पे अप्लाई कर रहे थे वो इसी चार्ज पे भी अप्लाई करेंगे। यानी चार्ज का जो जब चार्ज उसको मिल गया उस प्रॉपर्टी पे ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा या एक्ट ऑफ पार्टीज के द्वारा, जिसके द्वारा वो सिक्योरिटी बना दिया गया था पेमेंट ऑफ मनी के लिए उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को, तो सिक्योरिटी बन गई थी, इसका मतलब उसके पास चार्ज आ गया था, और ये चार्ज का क्रियान्वयन वैसे ही होगा जैसे सिंपल मोर्टगेज का होता है। नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाइज टू द चार्ज ऑफ अ ट्रस्टी on the trust property for expenses properly incurred in the execution of his trust, और यहां पर चार्ज से वो जो ट्रस्टी का चार्ज होता है उससे कंफ्यूज नहीं करना चाहना चाहिए, क्योंकि जो ट्रस्टी का चार्ज होता है ट्रस्ट पे, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी पे, जो कि वो ट्रस्ट के एग्जीक्यूशन में जो भी एक्सपेंसेस इनकर कर रहा है उसके लिए, and save as otherwise expressly provided by any law for the time being enforced, no charge shall be enforced against any property in the hands of a person to whom such property has been transferred for consideration and without notice of the charge। और चार्ज होते हुए भी अगर किसी उस प्रॉपर्टी को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया जाता है, लेकिन वो व्यक्ति के पास कोई नोटिस नहीं था, उसको जानकारी नहीं थी उस चार्ज की, और उसने पैसा दे के खरीदा है फॉर कंसिडरेशन, यानी मुफ्त की सेल नहीं थी, पैसा दे के उसने लिया है, और उसको पता नहीं था कि इस पे कोई चार्ज है किसी और का, तो वो चार्ज उस व्यक्ति के हैंड्स में एनफोर्स नहीं किया जाएगा, उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एनफोर्स नहीं किया जाएगा जो कि ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसको वो प्रॉपर्टी कंसिडरेशन दे के ट्रांसफर हुई है और उसके पास चार्ज का कोई नोटिस ही नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी, उसके मद्देनजर नहीं था कह सकते हैं। तो ये हो गया सेक्शन 100। सेक्शन 102 which is the next section in the syllabus, where the person
on or to whom any notice or tender is to be served or made under this chapter, जब इस चैप्टर में किसी व्यक्ति को नोटिस देना है कि प्रॉपर्टी बेचने टाइम, या कुछ टेंडर करना है, मतलब कोई राशि देनी है, टेंडर को सर्व करना है या नोटिस को सर्व करना है, किया जाना है, एंड ही डज नॉट रिसाइड इन द डिस्ट्रिक्ट, और जिसको पैसा दिया जाना है वो उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहता है, उस जिले में नहीं रहता है, इन विच द मोर्गेज प्रॉपर्टी और सम पार्ट देयर ऑफ इज सिचुएटेड, जहां पे वो मोर्गेज प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां वो नहीं रहता है, इसको नोटिस दिया जाना है। तो सर्विस और टेंडर ऑन और टू एन एजेंट, तब जो है किसी एजेंट को सर्विस या टेंडर किया जा सकता है जो कि एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होल्ड कर रहा है ऐसे पर्सन से, उस पर्सन को देने के बजाय जो भी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होल्ड कर रहा है उस पर्सन से, या जो पर्सन अदरवाइज ड्यूली ऑथराइज्ड हो वो सर्विस को लेने के लिए या टेंडर को लेने के लिए, ऐसे पर्सन को भी वो दिया जाए तो वो पर्याप्त मान लिया जाएगा, डीम्ड सफिशिएंट यानी पर्याप्त मान लिया जाएगा। Where no person or agent on whom such notice should be served can be found, जब कोई एजेंट भी नहीं मिल रहा, ना ही कोई पर्सन मिल रहा है जिस पे नोटिस दिया जा सकता हो, ये नोटिस क्यों दिया जा रहा है? भाई हम सेल करने वाले हैं ना आपकी प्रॉपर्टी को, मोर्टगेजी दे रहा है, प्रॉपर्टी बेच के वो टेंडर करेगा अमाउंट, ये सारी चीजें वो कर नहीं पा रहा, क्योंकि अगर वो कर नहीं पाता है क्योंकि इवन द एजेंट जो है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी भी नहीं है, कोई पर्सन ऑथराइज भी नहीं है, एंड वेयर नो पर्सन और एजेंट ऑन whom such notice should be served can be found or is known to the person required to serve the notice, या जो भी पर्सन को नोटिस सर्व करना है उसको उसकी जानकारी भी नहीं है, ना तो उसको वो पा रहा है एजेंट को, और ना ही वो जानता है एजेंट को। द लैटर पर्सन, यानी जिसको नोटिस देना है, मे अप्लाई टू एनी कोर्ट, वो किसी भी कोर्ट को एप्लीकेशन कर सकता है, इन विच अ सूट माइट बी ब्रॉट फॉर रिडेम्पशन ऑफ द मोर्टगेज प्रॉपर्टी, ऐसा कोर्ट जिसमें कि प्रॉपर्टी के मोर्टगेज प्रॉपर्टी के रिडेम्पशन के लिए सूट लाया जा सके, यानी जो भी ज्यूरिसडिक्शनल कोर्ट है, कहने का मतलब मोर्टगेज प्रॉपर्टी के संबंध में जो कोर्ट काम कर रहा है उस कोर्ट में वो अप्लाई कर सकता है, एंड सच कोर्ट शैल डायरेक्ट, और ऐसा कोर्ट डायरेक्शन देगा, इन व्हाट मैनर सच नोटिस शैल बी सर्व्ड, कि ऐसा नोटिस किस तरीके से सर्व किया जाएगा, एंड एनी नोटिस सर्व्ड इन कंप्लायंस विद सच डायरेक्शन, और ऐसे डायरेक्शन के कंप्लायंस में अगर कोई नोटिस सर्व किया जाता है वो भी पर्याप्त मान लिया जाएगा, डीम्ड सफिशिएंट, जैसे डीम्ड सफिशिएंट यहाँ पे आया उसी तरह से डीम्ड सफिशिएंट, बशर्ते प्रोवाइडेड that in the case of a notice required by section 83, section 83 में अगर नोटिस जो रिक्वायर्ड है उस केस में, in the case of a deposit, the application shall be made to the court in which deposit has been made, जहां पर भी डिपॉजिट किया गया था वहां पे एप्लीकेशन करनी है उस पर्टिकुलर केस में। Where no person or agent to whom such tender should be made can be found, जब कोई पर्सन या एजेंट नहीं मिल रहा, or is known to the person desiring to make the tender, the latter person may deposit in any court, तो अगर कोई भी नहीं मिल रहा तो एक काम और वो कर सकता है, जिसको नोटिस देना है या टेंडर करनी राशि को, कि वो किसी भी कोर्ट में जिसमें सूट लाया जा सकता है, यानी ज्यूरिसडिक्शनल कोर्ट में वो डिपॉजिट कर सकता है। यहां तो बात हुई थी मैं अप्लाई टू द कोर्ट एंड कोर्ट में गिव डायरेक्शन कि उसको नोटिस कैसे सर्व करना है। उसके अलावा वो उसमें डिपॉजिट, कोर्ट में सीधा डिपॉजिट भी कर सकता है उस राशि को, in which the suit might be brought for redemption of the mortgage property. The amount sought to be tendered, उस अमाउंट को जो कि टेंडर करना है, उसको जो टेंडर करना चाह रहा है उसको वो डिपॉजिट कर सकता है, एंड सच डिपॉजिट शैल हैव द इफेक्ट ऑफ अ टेंडर ऑफ सच अमाउंट, और ऐसा डिपॉजिट जो कोर्ट में ज्यूरिसडिक्शनल कोर्ट में किया गया है उसका वही असर होगा जैसे कि उसने उस राशि को टेंडर कर दिया था उस दूसरे व्यक्ति को। अब आते हैं सेक्शन 103, नोटिस टू और बाय पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट।
where under the provisions of this chapter, notice is to be served on or by, or a tender or deposit made or accepted or taken out of court, जहां पर भी नोटिस सर्व होना है या कोई टेंडर या डिपॉजिट किया जाना है या डिपॉजिट को स्वीकार किया जाना है या कोर्ट से बाहर निकालना है पैसा, कोई भी पर्सन जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, एनी पर्सन हु इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, such notice may be served on or by or tender or deposit made, accepted or taken by the legal curator of the property of such person. वो पर्सन जिसको नोटिस दिया जाना था वो अगर इनकॉम्पिटेंट हो गया कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मान लो पागल हो गया है, तो या जो भी कंडीशंस हैं इनकॉम्पिटेंस की कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, अगर वो इनकॉम्पिटेंट है तो उसका जो प्रॉपर्टी का लीगल क्यूरेटर है ऐसे व्यक्ति के प्रॉपर्टी का, उसको भी नोटिस सर्व किया जा सकता है. बट वेयर देयर इज नो सच क्यूरेटर, लेकिन जहां पर ऐसा कोई क्यूरेटर नहीं है, उसका देखभाल करने वाला, क्यूरेटर मतलब जो देखभाल करता है, एंड इट इज रिक्विजिट और डिजायरेबल, और ये जरूरी है और इसकी इच्छा भी है और सही भी है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ सच पर्सन कि दैट नोटिस शुड बी सर्व्ड और अ टेंडर और डिपॉजिट मेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर. और डिजायरेबल ये कि ऐसे व्यक्ति के इंटरेस्ट के लिए कि ऐसा नोटिस दिया जाना चाहिए या वो राशि टेंडर की जानी चाहिए या डिपॉजिट देना चाहिए, तो एप्लीकेशन में बी मेड टू एनी कोर्ट, तो वो किसी भी कोर्ट में एप्लीकेशन कर सकता है अगर लीगल क्यूरेटर भी नहीं है, इन विच सूट माइट बी ब्रॉट, यानी जो भी जुरिडिक्शनल कोर्ट है, कि वो एक गार्जियन अपॉइंट कर दे, एक एप्लीकेशन की जाएगी कि वो गार्जियन अपॉइंट कर दे एड लिटम फॉर द पर्पज ऑफ सर्विंग और रिसीविंग दिस सच नोटिस, जो कि ऐसे नोटिस को रिसीव करेगा, उस प्रयोजन से उसको अपॉइंट कर दिया जाए गार्जियन. और मेकिंग और एक्सेप्टिंग सच टेंडर, या वो टेंडर एक्सेप्ट करेगा, और मेकिंग और टेकिंग आउट द कोर्ट सच डिपॉजिट, या कोर्ट में डिपॉजिट करेगा या निकालेगा, एंड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द कॉन्सिक्वेंशियल एक्ट्स, और उसके बाद के जितने भी कार्य हैं, क्रियाकलाप हैं, कृत्य हैं, उनको कार्यान्वित करने के लिए भी वो व्यक्ति अपॉइंट होगा. विच कुड और ऑट टू बी डन बाय सच पर्सन, जो ऐसा व्यक्ति कर सकता है या उसको किया जाना चाहिए उसके द्वारा, अगर वो कॉम्पिटेंट होता. मतलब वो जो पर्सन था जिसको ये पेमेंट करने थे या नोटिस देना था, अगर वो कॉम्पिटेंट होता, जो भी एक्ट्स उसके लिए करने होते, वो सारे एक्ट्स को करने के लिए गार्जियन अपॉइंट कर दिया जाएगा. और जो 23 ऑर्डर है फर्स्ट शेड्यूल का कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के, वो अप्लाई करेगा ऐसी एप्लीकेशन के लिए, यानी एप्लीकेशन उस ऑर्डर के अनुसार की जाएगी, एंड टू द पार्टीज देयर टू, और उन पार्टीज पे भी ये ऑर्डर अप्लाई करेगा, एंड टू द गार्जियन, और गार्जियन पे भी ये ऑर्डर उसके बाद अप्लाई करेगा. क्योंकि यहाँ पे जो एप्लीकेशन की जा रही है ये इसलिए की जा रही है क्योंकि जिसको वो नोटिस दिया जाना था वो इनकॉम्पिटेंट हो गया कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उसका कोई लीगल क्यूरेटर भी नहीं है. तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट में, ज्यूरिसडिक्शनल कोर्ट में जाके जो प्रॉपर्टी से संबंधित केस देखता हो हमारे ज्यूरिसडिक्शन में या मोर्गेजी के ज्यूरिसडिक्शन में, वो जाएगा वहाँ पे एक एप्लीकेशन करेगा, कहेगा कि भाई गार्जियन अपॉइंट कर दिया जाए. वो गार्जियन वही सब काम करेगा जो उस वक्त जो वो व्यक्ति के करता, जो कि अगर वो कॉम्पिटेंट होता कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और ऑर्डर नंबर 23 अप्लाई करेगा प्रोसीजर के लिए कि किस प्रोसीजर से ये किया जाना. 103 के बाद जो नेक्स्ट प्रावधान है आपके सिलेबस में, दैट इज 105. और अगर हम यहाँ पे एक बार देख लें तो 105 से लेकर 108 को देखना है हमको. 105 ये चैप्टर 5 शुरू हो गया यहाँ पे, और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के लीजेस के बारे में. A lease of immovable property is a transfer of a right to enjoy. लीज का मतलब क्या है? लीज को डिफाइन किया गया है, राइट टू एंजॉय को ट्रांसफर किया जा रहा है, और ये एक चंद समय के लिए होता है, मेड फॉर ए सर्टेन टाइम, और ये एक्सप्रेसली किया जा सकता है या एम्प्लॉयडली भी किया जा सकता है या परपिचुटी में भी किया जा सकता है, हमेशा के लिए. राइट टू एंजॉय हमेशा के लिए भी दिया जा सकता है, इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्राइस पेड और प्रॉमिस.
कोई भी प्राइस अगर पे किया गया या प्रॉमिस किया गया उसके इवज में, उसके कंसिडरेशन यानी प्राइस पे किया जाएगा या मनी पे किया जाएगा या क्रॉप्स का शेयर पे किया जाएगा या कोई सर्विस भी दी जा सकती है या कोई भी वैल्यूएबल चीज दी जा सकती है जो कि पीरियोडिकली देनी होगी, समय समय पे, पीरियड पीरियड में समय समय पे देनी होगी, टाइम के अंतराल अंतराल पे देनी होगी, और ऑन स्पेसिफाइड ओकेजन्स या फिर जो ओकेजन स्पेसिफाइड है उन ओकेजन्स पे देनी होगी। टू द ट्रांसफर, किसको देना होगा? ट्रांसफर को, लीज के, बाय द ट्रांसफरी के द्वारा, जो कि एक्सेप्ट करेगा ट्रांसफर को ऐसे टर्म्स पे, ऐसी शर्तों। तो इसमें ये सब चीज़ आ रही है कि राइट टू एंजॉय ट्रांसफर होता है लीज, परपीच्युइटी के लिए भी हो सकता है, इसमें कोई सर्विस या कोई भी वैल्यूएबल चीज़ दी जा सकती है, कोई जरूरी नहीं कि पैसा दिया जाए, और ये कुछ समय के लिए होता है, सीमित काल के लिए, और ये पैसा जो दिया जाना वो पीरियोडिकली दिया जाना या फिर स्पेसिफाइड ओकेजन पे दिया जाना। उसके बाद द ट्रांसफर को हम लेसर कहते हैं और ट्रांसफरी को हम लेसी कहते हैं, और प्राइस जो पे किया जा रहा है उसको प्रीमियम कहते हैं, और जो भी मनी, शेयर, सर्विस वगैरह दिया जा रहा है पीरियोडिकली उसको हम रेंट कहते हैं। यहाँ पे रेंट प्रीमियम में डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। प्राइस मतलब जैसे इनिशियली कोई एडवांस राशि दे दी, दैट इज अ प्रीमियम। 106 ड्यूरेशन ऑफ सर्टेन लीजेस इन एब्सेंस ऑफ रिटन कॉन्ट्रैक्ट और लोकल यूसेज। In the absence of a contract or local law or usage to the contrary, a lease of immovable property for agricultural or manufacturing purposes. अगर कोई लीज एग्रीकल्चरल या मैन्युफैक्चरिंग के लिए की जा रही है, पर्पज अगर एग्रीकल्चर है या मैन्युफैक्चरिंग है, रिहायशी नहीं है, तो ये मान लिया जाएगा इट शैल बी डीम्ड टू बी अ लीज फ्रॉम ईयर टू ईयर, और इसको साल दर साल वाली लीज माना जाएगा, जो कि खत्म की जा सकती है, terminable on the part of either the lessor or the lessee by 6 months notice, 6 महीने के नोटिस के द्वारा। एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए अगर लीज किया गया है तो 6 महीने का नोटिस आवश्यक है। एंड अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एनी अदर पर्पस, अगर किसी भी और पर्पस के लिए अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को के राइट टू एंजॉय को ट्रांसफर किया जा रहा है तो इट शैल बी डीम्ड टू बी अ लीज फ्रॉम मंथ टू मंथ, तो वो महीने दर महीने वाली लीज मानी जाएगी, और उसको टर्मिनेट कराने के लिए लेसर या लेसी में से किसी को 15 दिन महज के नोटिस की जरूरत है। और 1062 कहता है, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the period mentioned in subsection 1 shall commence from the date of receipt of notice. जिस दिन नोटिस रिसीव किया जाता है उस दिन से वो पीरियड शुरू होगा। 1063 कहता है, the notice under subsection 1 shall not be deemed to be invalid merely because the period mentioned therein falls short of the period specified. अगर जो नोटिस दिया गया उसमें वो पीरियड कम समय का लिखा हुआ है, फॉल शॉर्ट ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड, जैसे 15 दिन का नोटिस है और उसमें कम नोटिस का समय लिखा हुआ है, तो वो नोटिस इनवैलिड केवल इस बात से नहीं हो जाएगा कि उसमें कम समय लिखा हुआ है। Where a suit or proceeding is filed after the expiry of the period mentioned in that subsection. अगर सूट या प्रोसीडिंग जो फाइल की जा रही है वो सबसेक्शन में यानी 1061 में जो भी प्रेस्क्राइब टाइम है उसके बाद ही फाइल किया जाए, उसके पहले अगर फाइल की जाए तो वो नोटिस भी लीगल हो सकता है। लेकिन अगर प्रोसीडिंग फाइल की जा रही है, सूट फाइल किया जा रहा है, वो भी जो फाइल किया जा रहा है वो प्रेस्क्राइब समय के बाद फाइल किया जा रहा है जो सेक्शन में प्रेस्क्राइब टाइम है, तो भले ही नोटिस में टाइम कम था तो वो नोटिस इनवैलिड नहीं माना जाएगा। अब 1064 क्या कहता है? 1064 कहता है कि एवरी नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 मस्ट बी इन राइटिंग। ये नोटिस ओरल नहीं हो सकता है, इसको राइटिंग में होना चाहिए, साइंड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन गिविंग इट, उसके द्वारा साइंड होना चाहिए या उसके बिहाफ पे साइन होना चाहिए जो दे रहा है उस नोटिस को, एंड आइदर बी सेंट बाय पोस्ट और टू द पार्टी हु इज इंटेंडेड टू बी बाउंड बाय इट, और या तो ऐसे नोटिस को पोस्ट के द्वारा भेजा जाना जरूरी है उस व्यक्ति के द्वारा
टू द पार्टी हु इज इंटेंडेड टू बी, जिसके बारे में ये इंटेंशन है कि वो बंधेगा इस नोटिस से, और बी टेंडर्ड और डिलीवर्ड पर्सनली टू सच पार्टी, या तो उसको पोस्ट से भेजा जाए या फिर उसको पर्सनली डिलीवर किया जाए या टेंडर किया जाए, और टू वन ऑफ हिज फैमिली और सर्वेंट्स, या उसके फैमिली मेंबर या किसी भी सर्वेंट्स को भी दिया जा सकता है एट हिज रेसिडेंस। यहाँ पर सर्वेंट्स वाली जो चीज़ें इंपॉर्टेंट, उसके रेजिडेंस पे कोई भी सर्वेंट है उसको भी दिया जा सकता है। और इफ सच टेंडर और डिलीवरी इज नॉट प्रैक्टिकेबल, और अगर इस तरह से भी टेंडर या डिलीवरी नहीं की जा सकती है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो उसको एफिक्स किया जा सकता है, नोटिस को उसको चस्पा किया जा सकता है टू कॉन्स्पिकुअस पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के साफ दिखने वाले एक भाग पे उसको चस्पा किया जा सकता है। अब आते हैं 107 पे। अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर, एक ऐसी लीज जो ईयर टू ईयर है, जो यानी कि जो एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चर पर्पस के लिए है, और फॉर एनी टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, या कोई ऐसी लीज है जो कि 1 साल से ज्यादा पीरियड की हो, और रिजर्विंग अ ईयरली रेंट, या रेंट 1 साल में एक बार दिया जाना हो, ऐसा रेंट रिजर्व हो, ऐसी लीज केवल रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा की जा सकती है। लीज जो कि ईयर टू ईयर है वो केवल रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा की जा सकती है, या ऐसी लीज जो कि 1 साल से ज्यादा पीरियड की है वो भी रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही की जा सकती है। ऑल अदर लीजेस may be made either by registered instrument or by oral agreement accompanied by delivery of possession। बाकी कोई लीज जो है उसको पोजेशन देके या रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट करके भी, कोई भी तरीके से, या ओरल एग्रीमेंट करके भी दी जा सकती है। यानी जो लीज मंथ टू मंथ हो उसको, या 1 साल या उससे कम समय के लिए हो, उसको ओरली भी किया जा सकता है पोजेशन देके। एंड वेयर अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज मेड बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, और जब लीज एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा की जाती है, सच इंस्ट्रूमेंट और वेयर देयर आर मोर इंस्ट्रूमेंट्स देन वन, और अगर एक से ज्यादा रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट है, ईच सच इंस्ट्रूमेंट शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय बोथ द लेसर एंड लेसी। और ये जो लीज डीड है इस पे दोनों का सिग्नेचर होना चाहिए, लेसर का भी होना चाहिए और लेसी का भी होना चाहिए। Provided that the state government may from time to time by notification in the official gazette direct that the leases of the immovable property other than leases from year to year, or for any term exceeding 1 year, or reserving a yearly rent or any class of such leases may be made by unregistered instrument। स्टेट गवर्नमेंट को यह अधिकार है कि समय समय पे वो नोटिफिकेशन निकाले ऑफिशियल गैजेट में, और इस नोटिफिकेशन के द्वारा वो ये डायरेक्शन दे कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की लीज हैं, ऐसी लीज जो कि ईयर टू ईयर और एक्सीडिंग 1 ईयर और ईयरली रेंट के अलावा वाली लीजेस जो हैं, यानी कम समय की जो लीजेस हैं जिसके बारे में लिखा है कि ओरल किया जा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के पावर है नोटिफिकेशन निकाले, या ऐसी लीजेस का किसी भी क्लास को के बारे में स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कि उसको अनरजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से किया जा सकता है या ओरल एग्रीमेंट से किया जा सकता है विदाउट डिलीवरी ऑफ पोजेशन, बिना डिलीवरी ऑफ पोजेशन के भी किया जा सकता है। ये स्टेट गवर्नमेंट इस तरह का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। और इसके बाद आते हैं 108 पे। 108 है राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ लेसर एंड लेसी। लेसर और लेसी के क्या राइट्स हैं और क्या लायबिलिटीज। इन द एब्सेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट और लोकल यूसेज टू द कॉन्ट्ररी, लोकल यूसेज अगर कॉन्ट्ररी है यानी ऑपोजिट है, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, अगर यानी अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो कि जिसमें कि लिखा हो कि राइट्स एंड लायबिलिटीज ये होंगे तो उनको प्राथमिकता मिलती है, या इसके ऑपोजिट अगर लोकल यूसेज है तो उसको प्राथमिकता, लोकल यूसेज को भी प्राथमिकता मिलती है। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो लेसर और लेसी of the immovable property as against one another respectively possess the rights and liabilities mentioned in the rules, तो फिर ये रूल्स में जो राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो अप्लाई हो जाएंगे।
इनको ओवरराइड करना है अगर, तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखना पड़ेगा, या कोई लोकल यूसेज होना चाहिए जो कि उस वक्त चल रहा हो, स्थानीय यूसेज। तो ये कौन कौन से, ये रूल्स कौन से हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो दिए गए हैं, जो कि राइट्स और लायबिलिटीज को डिफाइन करते हैं लेसर के लिए और लेसी के लिए। पहला है, द लेसर इज बाउंड टू डिस्क्लोज टू द लेसी एनी मटेरियल डिफेक्ट। लेसर जो है मटेरियल डिफेक्ट को डिस्क्लोज करेगा विथ रेफरेंस टू द इंटेंडेड यूज, जो भी यूज होगा उससे रिलेशन में जो मटेरियल डिफेक्ट है, कोई भी मटेरियल डिफेक्ट नहीं, इंटेंडेड यूज के संदर्भ में, ऑफ विच द फॉर्मर इज एंड द लैटर इज नॉट अवेयर, जिसके बारे में लेसर को पता है लेकिन लेसी को नहीं पता, एंड विच द लैटर कुड नॉट विथ ऑर्डिनरी केयर डिस्कवर, और जिसको बाद वाला यानी जो लेसी है वो ऑर्डिनरी केयर से भी वो डिस्कवर नहीं कर सकता है। तो मटेरियल डिफेक्ट को का डिस्क्लोजर करना है लेसर को। द लेसर इज बाउंड ऑन द लेसीज रिक्वेस्ट टू पुट हिम इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर लेसी रिक्वेस्ट करता है तो उसको प्रॉपर्टी का पोजेशन भी देना जरूरी है। द लेसर शैल बी डीम्ड टू कॉन्ट्रैक्ट विद द लेसी that if the latter pays the rent reserved by the lease and performs the contracts binding on the lessee, he may hold the property during the time limited by the lease without interruption. ये मान लिया जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है लेसर और लेसी के बीच में कि अगर लेसी रेंट पे कर देता है जो कि लीज के लिए रिजर्व किया गया था, और अगर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट को भी परफॉर्म करता है जो कि लेसी पे बाइंडिंग है, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस उनको परफॉर्म करता है, तो वो प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है ड्यूरिंग द टाइम लिमिटेड बाय द लीज, जो कि टाइम लीज लिमिट कर रही है उस समय के दौरान वो उसको प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी रुकावट के। द बेनिफिट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एनेक्स्ड टू एंड गो विद द लेसीज इंटरेस्ट, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का जो भी बेनिफिट है वो एनेक्स हो जाएगा और लेसी के इंटरेस्ट के साथ ही रहेगा एज सच, एंड मे बी एनफोर्स्ड बाय एवरी पर्सन इन whom that interest is for the whole or any part thereof from time to time vested। और जिस व्यक्ति में भी ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट वेस्टेड है वो उसको एनफोर्स करा सकता है। उसके बाद राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द लेसी। लेसी के क्या राइट्स और लायबिलिटीज हैं? If during the continuance of the lease any accession is made to the property, कोई प्रॉपर्टी में घुस जाता है, such accession subject to law relating to alluvion for the time being in force shall be deemed to be comprised in the lease. If during the continuance of the lease any accession is made to the property, कोई भी उस प्रॉपर्टी में जाता है, कोई घुसता है, तो ऐसे एक्सेशन को एक्सेस मतलब प्रवेश करना, वो मान लिया जाएगा कि वो लीज में शामिल था, और इफ बाय फायर, टेम्पेस्ट और फ्लड और वायलेंस ऑफ आर्मी और मॉब, आर्मी या भीड़ या आग के द्वारा, फ्लड के द्वारा या कोई इरिस्टिबल फोर्स के द्वारा कोई भी मटेरियल पार्ट प्रॉपर्टी का पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, या वो सब्सटेंशियली रेंडर हो जाता है एज परमानेंटली अनफिट फॉर द पर्पज फॉर विच इट वॉज लेफ्ट, जिसके लिए उसको किराए पर उठाया गया था, द लीज एट द ऑप्शन ऑफ द लीज लेसी बी वॉइड। तो लीज जो है उसको लेसी वॉइड कर सकता है कि भाई वो चीज़ डिस्ट्रॉय हो गई है किसी प्राकृतिक घटना की वजह, संघटना की वजह से, प्रोवाइडेड दैट इफ द इंजरी बी ओकेजन्ड बाय द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ लेसी। लेकिन अगर इंजरी जो प्रॉपर्टी की हुई है वो इसलिए हुई है कि लेसी ने कुछ गलत कार्य कर दिया था या कोई डिफॉल्ट कर दिया था, उसकी वजह से नुकसान हो गया, तो ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अवेल हिमसेल्फ फॉर द बेनिफिट ऑफ, तो इस बेनिफिट से अपने आप को अवेल नहीं कर पाएगा। यानी मान लीजिए उसने खुद ही आग लगा दी अपार्टमेंट में, तो वो इसका बेनिफिट नहीं ले पाएगा, यानी कि उसको लीज को वॉइड नहीं करा पाएगा। इफ द लेसर निग्लेक्ट्स टू मेक विद इन रीजनेबल टाइम आफ्टर नोटिस एनी रिपेयर्स, अगर लेसी लेसर को कोई नोटिस देता है और लेसर जो है रिपेयर नहीं कराता जो कि उसको कराने ज़रूरी हैं, विच ही इज़ बाउंड टू मेक टू द प्रॉपर्टी, द लेसी मे मेक द सेम हिमसेल्फ, तो लेसी उन रिपेयर को अपने आप कर लेगा
एंड डिडक्ट द एक्सपेंस ऑफ सच रिपेयर्स विद इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के साथ वो जो भी उसने एक्सपेंडिचर किया उसको डिडक्ट कर लेगा फ्रॉम द रेंट, और अदरवाइज रिकवर इट फ्रॉम द लेसर, या किसी दूसरे ढंग से लेसर से उसको रिकवर कर लेगा. इफ द लेसर निग्लेक्ट्स टू मेक एनी पेमेंट विच इज बाउंड टू मेक, अगर लेसर कोई भी ऐसे पेमेंट करने में निग्लेक्ट करता है जो उसको जिसके लिए बंधा है वो करने के लिए, एंड विच इफ नॉट मेड बाय हिम इज रिकवरेबल फ्रॉम द लेसी, और अगर वो उस पेमेंट को नहीं करता, वो पेमेंट लेसी से रिकवरेबल है, और अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी से रिकवरेबल है, द लेसी मे मेक सच पेमेंट हिमसेल्फ, तो ऐसा पेमेंट जो लेसर को करना चाहिए था, मान ली कोई टैक्स का पेमेंट है या कोई भी और पेमेंट है, लेकिन लेसर निग्लेक्ट कर रहा है उस पेमेंट को करने से जो उस बंधा हुआ है पेमेंट करने के लिए, जैसे मान लो कोई लोन ही ले रखा हो उस प्रॉपर्टी पे, और अगर वो उस पेमेंट को नहीं करता तो वो लेसी से रिकवर किया जा सकता है, एंड विच इफ नॉट मेड बाय हिम इज रिकवरेबल फ्रॉम द लेसी, और फिर वो ऐसा पेमेंट है जो लेसी से रिकवर किया जा सकता है या उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी रिकवर किया जा सकता है, तो ऐसे पेमेंट को लेसी कर देगा और उसको डिडक्ट कर लेगा उस रेंट से, और अदरवाइज रिकवर इट फ्रॉम द लेसर, या लेसर से दूसरे ढंग से उसको रिकवर कर लेगा. मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी के संबंध में कोई टैक्स है, अगेंस्ट द प्रॉपर्टी पेमेंट होना चाहिए, कोई ऐसा पेमेंट जो कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट करना है लेसर को, या प्रॉपर्टी अगेंस्ट जैसे लोन लिया हुआ है उसका करना है, या ऐसा पेमेंट कोई भी है जो कि इसके बारे में प्रावधानित है कि अगर लेसर नहीं देगा तो लेसी को देना पड़ेगा, जैसे बिजली का पेमेंट या कुछ पानी का जो पेमेंट है, कुछ भी पेमेंट जो कि अगर लेसर मेंटेनेंस का पेमेंट है, जैसे बिजली का तो नहीं, लेसर का अगर मेंटेनेंस का पेमेंट है, मैसर मेंटेनेंस अगर लेसर को करना है और नहीं किया उसने, तो लेसी कर देगा और उसको डिडक्ट कर लेगा या रिकवर कर लेगा अपने दूसरे तरीके से. द लेसी में इवन आफ्टर द डिटर्मिनेशन ऑफ द लीज के खत्म हो जाने के बाद भी जो लेसी है, ही में रिमूव एट एनी टाइम, वो किसी भी टाइम हटा सकता है, वाइल्स्ट ही इज इन द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, जब तक वो प्रॉपर्टी के पोजेशन में है, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन पोजेशन छोड़ने के बाद नहीं. ऑल थिंग विच इज अटैच टू द अर्थ, जितनी भी चीज़ें उसने पृथ्वी से अटैच की थी, जैसे क्रॉप्स और पेड़ वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह हमने बात की थी, अगर लेसी ने कोई भी अर्थ में चीज़ें अटैच की थी, वो उनको रिकवर करना चाहता है जब तक पोजेशन उसके पास है, भले ही लीज टर्मिनेट हो गई हो, वो उनको रिकवर कर सकता है, और प्रोवाइडेड ही लीव्स द प्रॉपर्टी इन द स्टेट इन विच ही रिसीव्ड इट, बशर्ते वो उस प्रॉपर्टी को उसी स्थिति में छोड़े जिस स्थिति में उसने उसको प्राप्त किया था. अगर वो उसने कुछ पेड़ उगाए हैं या पौधे उगाए हैं और पहले घास थी, तो पहले अगर अच्छी घास लगी थी तो उसी स्थिति में उसको वापस लाना पड़ेगा, अगर उसको वहां से वो सामान हटाना है जो उसने अटैच कर दिया था अर्थ में, और ये काम वो जब तक पोजेशन है तब तक कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता. When a lease of uncertain duration determines by any means except the fault of the lessee, अगर कोई लीज खत्म हो जाती है, डिटर्मिन्स का मतलब है यहाँ पे खत्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, ऐसी लीज जो कि किसी अनिश्चित ड्यूरेशन की थी, अनिश्चित दौरान की थी, वो किसी ऐसे कारण की वजह से खत्म हो जाती है जिसमें कोई लेसी की गलती नहीं है. He or his legal representative is entitled to all the crops, तब वो और उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है लेसी का, वो जितने भी क्रॉप्स उसने प्लांट किए थे या सो किए थे उसका हकदार है, और जो उग रहे हैं उस प्रॉपर्टी पे उसका हकदार है जब वो लीज डिटर्मिन होती है यानी टर्मिनेट होती है, और वो इस बात के लिए भी हकदार है कि उसको इकट्ठा करके ले जाने के लिए वो फ्रीली अंदर और बाहर जा सकता है उस प्रॉपर्टी के, मतलब पोजेशन छोड़ने के बाद भी उसका वो हकदार है अगर लीज उसकी गलती की वजह से टर्मिनेट नहीं हुई थी. The lessee may transfer absolutely or by way of mortgage or sublease the whole or any part of his interest in the property. जो लेसी है वो एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर सकता है या मोर्टगेज या सबलीज के द्वारा भी ट्रांसफर कर सकता है अपना पूरा इंटरेस्ट या उस पार्ट इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में, और कोई भी अगर ट्रांसफर ही है ऐसे इंटरेस्ट का
या पार्ट का, वो भी उसको ट्रांसफर कर सकता है. The lessee shall not, by reason only of such transfer, cease to be subject to any of the liabilities attaching to the lease. लेकिन अगर वो ट्रांसफर कर देता अपने इंटरेस्ट को, तो इसकी वजह से वो जो लायबिलिटीज उस लीज से अटैच थी, उससे वो बरी नहीं हो सकता. And nothing in this clause shall be deemed to authorize a tenant having an untransferable right of occupancy. और लेकिन अगर टेनेंट के पास अनट्रांसफरेबल राइट है, क्योंकि ट्रांसफर नहीं कर सकता, यानी अगर उसमें लिखा हुआ है एग्रीमेंट में कि ट्रांसफर नहीं कर सकता, तब वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा. अदरवाइज नहीं अगर लिखा हुआ, तब अगर उसको कुछ चीज ट्रांसफर होती है तो फर्दर ट्रांसफर हो सकता है. The farmer of an estate in respect of which default has been made in paying revenue. कोई भी टेनेंट जिसके पास अनट्रांसफरेबल राइट है, या कोई फार्मर जो इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिफॉल्ट हैज बीन मेड, जो कि जिसका डिफॉल्ट हुआ रेवेन्यू के पेमेंट में, या कोई ऐसे एस्टेट का लेसी जो कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स के मैनेजमेंट में है, उनको ये पावर नहीं है कि वो अपने इंटरेस्ट को असाइन कर दें. यानी इन 3 कंडीशन में वो अपने इंटरेस्ट को असाइन नहीं कर सकते हैं टेनेंट, फार्मर या लेसी के रूप में. पहला तो अगर अनट्रांसफरेबल राइट था जो कॉन्ट्रैक्ट में ही था, तो भी नहीं कर सकते हैं. The lessee is bound to disclose to the lessor any fact as to the nature or extent of the interest which the lessee is about to take, of which the lessee is and the lessor is not aware. अगर लेसी को कोई इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है प्रॉपर्टी में, उसका कोई नेचर या एक्सटेंट के बारे में उसको पता है, कि लेसर को नहीं पता कि वो क्या प्राप्त कर ले रहा है, लेकिन लेसी को पता है, और जो कि उस इंटरेस्ट के वैल्यू को मटेरियली इंक्रीज कर देगा, तो ऐसी सूचना लेसी को लेसर को देनी पड़ेगी, क्योंकि लेसर को मालूम नहीं है कि उसका इंटरेस्ट ज़्यादा का है, ज़्यादा वैल्यू का है. The lessee is bound to pay or tender at the proper time and place the premium or rent of the lessor or his SPR. प्रॉपर टाइम और प्लेस पे लेसी बाउंड है कि वो रेंट को पे करेगा या प्रीमियम को पे करेगा. उसके बाद द लेसी इज बाउंड टू कीप एंड ऑन द टर्मिनेशन ऑफ द लीज टू रेस्टोर द प्रॉपर्टी इन एज गुड कंडीशन. उतनी ही अच्छी कंडीशन में उसको प्रॉपर्टी वापस करनी है एज इट वाज, जितनी अच्छी कंडीशन में वो थी एट द टाइम व्हेन ही वाज पुट इन पोजेशन, जब उसको पोजेशन में डाला गया था. सब्जेक्ट ओनली टू चेंजेस कॉज्ड बाय रीजनेबल वेयर एंड टेयर, केवल जो है रीजनेबल वेयर एंड टेयर को छोड़ते हुए या इररेजिस्टिबल फोर्स को छोड़ते हुए, जो अपने हाथ में नहीं होता है फोर्स, उसको रेजिस्ट नहीं किया जा सकता. एंड टू अलाउ द लेसर एंड हिज एजेंट्स एट ऑल रीजनेबल टाइम्स ड्यूरिंग द टर्म टू एंटर, और वो अलाउ करेगा हर रीजनेबल टाइम में, उस टर्म के दौरान, उस कार्यकाल के दौरान, कि वो प्रॉपर्टी में एंटर कर लें एंड इंस्पेक्ट कर लें प्रॉपर्टी को, उसकी कंडीशन को, और उसको कोई नोटिस या दे दें या कोई डिफेक्ट के बारे में दे छोड़ दें नोटिस उसके लिए in such condition. And when such defect has been caused, और जब ऐसा डिफेक्ट कॉज किया जाता है by any act or default on the part of the lessee, कोई भी डिफेक्ट अगर लेसी की वजह से हुआ है तो उसके सर्वेंट्स या एजेंट्स के द्वारा हुआ है, या फिर तो ही इज बाउंड टू मेक इट गुड विद इन 3 months. तो कोई भी ऐसा जो डिफॉल्ट हुआ है प्रॉपर्टी में या डिफेक्ट है, वो उसको ठीक करना पड़ेगा उस नोटिस को दिए जाने के बाद 3 महीने के अंदर. If the lessee becomes aware of any proceeding to recover the property or any part thereof, अगर लेसी को ये पता चल जाता है कि उस प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए कोई प्रोसीडिंग फाइल की गई है, या उसको पता चल जाता है कोई एनक्रोचमेंट हो रहा है उस प्रॉपर्टी पे, या कोई इंटरफेरेंस हो रहा है लेसर के राइट में प्रॉपर्टी के संबंध में, तो वो बंधा हुआ है कि वो रीजनेबल डिलीजेंस का ध्यान रखते हुए, ध्यानपूर्वक जो भी रीजनेबली ध्यान रखा जा सकता है वो रखते हुए, वो उसका नोटिस देगा, मतलब बहुत केयर एंड अटेंशन के साथ उसका नोटिस देगा टू द लेसर कि भाई एनक्रोचमेंट हो रहा है, या आपके राइट्स के साथ कोई इंटरफेरेंस हो रहा है, या कोई प्रोसीडिंग फाइल कर दी गई है प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए. इन सब बातों की सूचना वो बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से रीजनेबल डिलीजेंस के साथ देगा लेसर. उसके बाद द लेसी में यूज द प्रॉपर्टी एंड प्रोडक्ट्स एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड यूज देम. जैसा एक सामान्य ध्यान रखने वाला व्यक्ति प्रॉपर्टी को यूज करेगा, उसी तरह से वो भी उसको यूज करे जैसे कि उसकी अपनी थी. इफ दे वर अपनी होती तो जैसे वो उसको यूज करता ऑर्डिनरी प्रूडेंस का व्यक्ति.
but he must not use or permit another to use the property for a purpose other than that for which it was leased. लेकिन वो इसको ये नहीं अलाउ करना चाहिए कि वो या कोई भी दूसरे व्यक्ति को अलाउ नहीं करना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी का कोई और इस्तेमाल करे जिसके लिए वो लीज नहीं की गई थी, या कोई पेड़ गिरा ले या डैमेज करे बिल्डिंग्स को गिरा दे जो कि लेसर की थी, या वहाँ पे माइंस या क्वारीज ओपन कर दे जो पहले नहीं खुली हुई थी when the lease was granted, जब लीज दी गई थी, या कोई भी ऐसा कार्य कृत्य करे और कमिट एनी अदर एक्ट जो कि डिस्ट्रक्टिव नेचर का है या परमानेंटली इंजूरियस है उस प्रॉपर्टी के लिए। और उसके बाद ही मस्ट नॉट विदाउट द लेसर्स कंसेंट करेक्ट ऑन द प्रॉपर्टी एनी परमानेंट स्ट्रक्चर। वो किसी भी परमानेंट स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता है प्रॉपर्टी पे बिना लेसर के कंसेंट के, सिवाय एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। सिवाय एग्रीकल्चर पर्पस के लिए वो कर सकता है परमानेंट स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट। और अगर लीज खत्म हो जाती है, लेसी इज बाउंड टू पुट द लेसर इनटू पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। लेसी बंधा हुआ है कि लेसर को उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में वो डाल देगा। उसके बाद आते हैं चैप्टर 7, दैट इज वी आर कमिंग टू चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 के बाद है चैप्टर 7, दैट इज अबाउट गिफ्ट्स। सो चैप्टर 7 में लिखा है गिफ्ट्स के बारे में। एंड गिफ्ट इज डिफाइंड एज अ ट्रांसफर ऑफ एन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के का ट्रांसफर जो वॉलंटरीली किया जाता है, स्वयं से किया जाता है और बिना किसी कंसिडरेशन के किया, विदाउट कंसिडरेशन। एक व्यक्ति के द्वारा जिसको डोनर कहा जाता है वो डोनी को देता है और इसको स्वीकार किया जाता है डोनी के द्वारा या डोनी के बिहाफ पे। तो स्वीकृति भी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सच एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर। और ऐसी स्वीकृति डोनर के लाइफ टाइम में की जानी चाहिए जबकि वो केपेबल है देने के लिए। अगर डोनी की डेथ हो जाती है एक्सेप्टेंस से पहले तो गिफ्ट जो है वॉइड हो जाएगा। For the purpose of making a gift of immovable property, the transfer must be effected by a registered instrument. Immovable property का अगर गिफ्ट किया जाना है तो वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से होना चाहिए और उसका अटेस्ट किया जाना चाहिए 2 विटनेसेस के द्वारा कम से कम। और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट किया जाना है तो उसको इफेक्ट किया जाता है तो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा या फिर डिलीवरी के द्वारा भी मूवेबल प्रॉपर्टी को गिफ्ट किया जा सकता है। A gift comprising both existing and future property is void as to the latter. अगर कोई गिफ्ट में एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी भी दी जा रही है और फ्यूचर प्रॉपर्टी भी दी जा रही है तो फ्यूचर प्रॉपर्टी के लिए दिया गया गिफ्ट जो है वो void है। A gift of a thing to 2 or more donees of whom one does not accept it is void as to the interest which he would have taken had he accepted. अगर एक गिफ्ट 2 लोगों को दिया गया या ज्यादा लोगों को दिया गया तो जिसने उसको स्वीकार नहीं किया उसका इंटरेस्ट उसमें नहीं माना जाएगा, उसका इंटरेस्ट वॉइड हो जाएगा। When gift may be suspended, the donor and donee may agree that on the happening of any specified event, अगर कोई स्पेसिफाइड इवेंट होता है तो दोनों एग्री कर सकते हैं कि जो ऐसा इवेंट जो कि डोनर के विल पे नहीं है, डोनर की इच्छा से पे नहीं है, the gift shall be suspended or revoked, but a gift which the parties agree shall be revocable. लेकिन एक गिफ्ट के बारे में अगर पार्टियों ने एग्री कर लिया है कि वो रेवोकेबल है, होली और इन पार्ट एट द मेयर विश ऑफ द डोनर, अगर डोनर की विश पे वो रेवोकेबल है तो वो वॉइड है, होली और इन पार्ट एज द केस में बी। अ गिफ्ट ऑल्सो बी रिवोक्ड इन एनी ऑफ द केसेस इन विच इफ इट वर अ कॉन्ट्रैक्ट माइट बी रिसाइंडेड। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होता, अगर उस कंडीशन में जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है, उस कंडीशन में गिफ्ट को भी रिवोक किया जा सकता है। वो रिसाइंडिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखेंगे। एंड सेम एज अदरवाइज अ गिफ्ट कैन नॉट बी रिवोक्ड, और उसके अलावा गिफ्ट को रिवोक नहीं किया जा सकता एक बार गिफ्ट हो जाता है। अगर रिसाइंड करने योग्य कॉन्ट्रैक्ट के बराबर कंडीशन है तो वो रिवोक किया जा सकता है। एंड नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द राइट्स ऑफ ट्रांसफरीज फॉर कंसिडरेशन विदाउट नोटिस। और इसमें अगर किसी भी कोई ट्रांसफरी है जिनको वो गिफ्ट दिया गया है और जिनको नोटिस नहीं था इस बारे में तो उनके राइट्स पर भी कोई असर नहीं होगा।
और ऑनरस गिफ्ट क्या होते हैं? वेयर ए गिफ्ट इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिंगल ट्रांसफर टू द सेम पर्सन ऑफ सेवरल थिंग्स। अगर कई चीजें एक ही ट्रांसफर के द्वारा एक व्यक्ति को दी जाती हैं, एंड अदर्स आर नॉट बर्डन बाय एन ऑब्लिगेशन, और दूसरों पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, द डोनी कैन टेक नथिंग बाय द गिफ्ट अनलेस ही एक्सेप्ट्स इट फुली। तो जो डोनी है वो उसको पूरा का पूरा गिफ्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गिफ्ट के कुछ पार्ट जो हैं वो बर्डन है ऑब्लिगेशन से, यानी इनकम्बर्ड हैं, जैसे उन पर कोई लायबिलिटी है लेकिन दूसरे पार्ट पे लायबिलिटी नहीं है, लेकिन ट्रांसफर सिंगल किया जा रहा है, तो लेना हो तो पूरा लो, नहीं तो पूरा नहीं तो कुछ भी ना लो। वेयर अ गिफ्ट इज इन द फॉर्म ऑफ टू और मोर सेपरेट इंडिपेंडेंट ट्रांसफर्स, लेकिन दो या अलग अलग ट्रांसफर किए जा रहे हैं एक ही व्यक्ति को अलग अलग चीजों के, तो डोनी लिबर्टी पे है कि उनमें से एक एक्सेप्ट करे और दूसरा एक्सेप्ट ना करे। A donee not competent to contract and accepting property burdened by any obligation is not bound by his acceptance. अगर एक डोनी ऐसा है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, जैसे मैड है या फिर माइनर है, और वो एक्सेप्ट कर रहा है प्रॉपर्टी को जो कि बर्डन ऑब्लिगेशन से, तो उस ऑब्लिगेशन के द्वारा वो बाउंड नहीं है, लेकिन या उस भार के द्वारा वो बाउंड नहीं है, लेकिन अगर वो जब कॉम्पिटेंट हो जाता है और जब वो जान जाता है ऑब्लिगेशन को और प्रॉपर्टी रिटेन करके रखता है, तो वो बाउंड हो जाएगा। और यूनिवर्सल डोनी क्या होता है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन सेक्शन 127, वेयर ए गिफ्ट कंसिस्ट ऑफ ए डोनर्स होल प्रॉपर्टी, अगर पूरी की पूरी प्रॉपर्टी डोनेट की जा रही है, द डोनी इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेट्स, तो जितने भी डेट्स उस प्रॉपर्टी में थी उसके लिए निजी रूप से डोनी लायबल हो जाएगा, एंड द डोनर एट द टाइम ऑफ द गिफ्ट टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी कंप्राइज देयरइन, जिस हद तक जो डेट्स ड्यू थे और जो भी लायबिलिटीज थी डोनर की, उसके लिए वो लायबल हो जाएगा। एंड गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी मेड इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ। नथिंग इन दिस चैप्टर रिलेट्स टू गिफ्ट्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इन कॉन्टेम्पलेशन। डेथ होने वाली है ये सोच के मूवेबल प्रॉपर्टी अगर किसी को दी जाती है तो वो गिफ्ट नहीं है। और सेक्शन उसके बाद चैप्टर 8 का एक ही सेक्शन आपके सिलेबस में है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम। कोई भी एक्शनेबल क्लेम की हम बात कर चुके हैं, कोई भी ट्रांसफर एक्शनेबल क्लेम का अगर किया जाता है, यानी अगर आपके पास एक क्लेम है कि आप किसी को लोन दिया है आपने, वो लोन वापस ले सकते हैं, तो वो क्लेम है आपके पास जो एक्शनेबल है, यानी कि उस पर कोर्ट में जा सकते हैं आप। वेदर विदाउट और विद कंसिडरेशन अगर ट्रांसफर किया जाता है किसी भी क्लेम को, उस क्लेम को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। शैल बी इफेक्टेड बाय एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, और उसमें ट्रांसफर या उसका एजेंट साइन करेगा, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग होगा। एंड इट शैल बी कंप्लीट एंड इफेक्चुअल अपॉन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट, जब ये इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा तभी वो इफेक्चुअल होगी, कंप्लीट होगी। और उसके बाद जो राइट्स एंड रेमेडीज हैं ट्रांसफर के, वेदर बाय वे ऑफ डैमेजेस और अदरवाइज, ट्रांसफरी में वेस्ट हो जाएंगे। सारे राइट्स और रेमेडीज उस एक्शनेबल क्लेम के रिस्पेक्ट में ट्रांसफरी में वेस्ट हो जाएंगे, चाहे ऐसा नोटिस ऑफ ट्रांसफर एज इज देयर आफ्टर प्रोवाइडेड बी गिवन और नॉट, भले ही उसमें नोटिस जो आगे दिया गया वो नहीं भी दिया हो। प्रोवाइडेड दैट एवरी डीलिंग विद अ डेट और अदर एक्शनेबल क्लेम बाय द डेटर और अदर पर्सन फ्रॉम और अगेंस्ट whom the transferor would but for such instrument of transfer as aforesaid have been entitled to recover or enforce such debt or the other actionable claim shall be valid as against such transfer। जितनी भी डीलिंग उस डेट से की जाती है, उस एक्शनेबल क्लेम या उस एक्शनेबल क्लेम के साथ डेटर कर रहा है, वो उस ट्रांसफर के लिए भी वैलिड रहेगी, क्योंकि वो डेटर ये सोच के कर रहा है कि जो ट्रांसफर है वो उसका मालिक था। The transferee of any actionable claim may upon the execution of such instrument of transfer as aforesaid sue or institute proceedings। उसके बाद एक्शनेबल क्लेम जब उसके पास वेस्ट हो जाती है और उसकी लायबिलिटीज सब वेस्ट हो जाती हैं, और एक्शनेबल क्लेम जब ट्रांसफरर के पास आज ट्रांसफरी के पास आ गया, तो वो स्यू कर सकता है या प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट कर सकता है उस क्लेम को लेने के लिए, अपने ही खुद के नाम से, अपने खुद के नाम से कोर्ट में जा सकता है बिना ट्रांसफर का कोई कंसेंट लिए हुए। जो एक्शनेबल क्लेम जिसने उसको ट्रांसफर की थी उसका कंसेंट बिना लिए हुए ऐसी सूट या प्रोसीडिंग के लिए, और बिना उसको पार्टी ही बनाए हुए, वो अपने खुद के तरफ से कोर्ट में जाके उस मांग कर सकता है ये जो क्लेम है इसका पेमेंट करवाया जाए।
So with those words, we come to end of transfer of property. And if there are any questions, we will be clarifying to you separately. Please feel free to write your questions. Thank you so much.